हेलो बच्चों, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जेईई मेन 2023 में आया हुआ है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते सवाल को क्या कहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखी हुई है पहली लाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। देखो भाई, होता क्या है, ये हो गया हमारे पास एक डाइपोल। डाइपोल में आपको पता है एक तरफ होता है प्लस चार्ज, एक तरफ होता है माइनस चार्ज, एक तरफ प्लस क्यू, एक तरफ माइनस क्यू। ओके, अब देखो इस डाइपोल को जो बीचों बीच से लाइन काटती है, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अब यहाँ पे बात करें तो इस इक्वेटोरियल लाइन से जो प्लेन पास होता है उसको कहते हैं हम इक्वेटोरियल प्लेन। देखो ये ऐसे इस टाइप से ये जो प्लेन पास होगा उसको आप इक्वेटोरियल प्लेन कह सकते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन की खासियत ये होती है कि इसके हर पॉइंट पर अगर आप बात करोगे, कोई भी पॉइंट ले लो, वो प्लस क्यू से भी उतना ही दूर होगा और माइनस क्यू से भी उतना ही दूर होगा। तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डाइपोल की वजह से, इस छोटे डाइपोल की वजह से, शॉर्ट, देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ना शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है छोटा डाइपोल। छोटे डाइपोल की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होना चाहिए कि ये होता कितना है। एक्चुअली में वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है आपके पास कि आप इसको वहाँ पे करके देख सकें, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका 12th का डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन तो आप ऑब्वियस सी बात है करेंगे नहीं। तो वहाँ पे आपको ये दो फॉर्मूले बताए जाते हैं। मैं दोनों फॉर्मूले आपके सामने एक बार रख देता हूँ कि जब हमारे पास कोई, एक मिनट, जब हमारे पास कोई ये है, मान लीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर इसके सेंटर से, ये छोटा डाइपोल है शॉर्ट, अगर इसके सेंटर से हम आर डिस्टेंस पे, इसकी एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे, काफ़ी दूर, सेंटर से आर डिस्टेंस, ये सेंटर से आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये तो होता है एक्सिस पे। अब अगर कोई डाइपोल दिया है और डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे पूछ लिया, मान लीजिए यहाँ ये देखो ये डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसकी इक्वेटोरियल लाइन, मैं देखो एरो ले लेता हूँ, एरो से साफ साफ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल लाइन है आपकी। इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। अब देखो ये दोनों फॉर्मूला आपको बच्चों याद होने चाहिए। अब ये फॉर्मूला देखो एक्सिस के लिए है, किसी भी शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट का मतलब छोटा डाइपोल, छोटे डाइपोल की एक्सिस पे कितना होता है, और छोटे डाइपोल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो आप इसको, या इक्वेटोरियल लाइन कह लो, इक्वेटोरियल प्लेन कह लो, इक्वेटोरियल प्लेन इसी से निकल के जाएगा, तो इक्वेटोरियल प्लेन कह लो। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर जो फील्ड पड़ेगा वो ये होगा, देखो जो ये है, ठीक है, आपका ये वाला, तो इक्वेटोरियल प्लेन। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि इक्वेटोरियल प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। तो देखो ये ऑप्शन सी बैठ गया आपका यहाँ पे, आप इसको यहाँ चेक कीजिए, देखो ये ऑप्शन सी बैठ गया, और यही हमारा आंसर भी दिया हुआ है एनटीए ने। जो मैंने इसमें आंसर लिखे हुए हैं वो सब वही है जो एनटीए ने दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान था, आसानी से हम इसको कर लेंगे। देखो ये ना देखते ही क्वेश्चन होने वाला था, लेकिन हमें टाइम, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि इसमें कोई टाइम लगने वाला है, कुछ नहीं, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप इसको सीधे सीधे कर सकते हैं। आप कहें तो ये सिर्फ दो, या बस ये कह लो कि 2-3 सेकंड का सवाल था, कुछ नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतनी बात खींच रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका,
ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दैम इज मैक्सिमम। देखो 10 माइक्रोकूलम का, देखो सबसे ज़रूरी बात होती है फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि वो जो जो बोलता जाए ना, एक एक लाइन वाइज आप उसको नोट करते जाओ। शुरुआत में जब आपको हैबिट डालनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट नहीं होती ना, तो हम पढ़ते हैं, उसको समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप पढ़ते जाओ और उसे लिखते जाओ। अब जैसे जिसने कहा कि एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो ये देखो ये ले लिया मैंने Q कोई 10 माइक्रोकूलम, कैपिटल Q ले लेता हूँ इसको ज़रा, कैपिटल Q, बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो कैपिटल Q एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ओके, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। चलो जी कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड, इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है और फिर 1 सेंटीमीटर पे इसको रखना है। देखो ऐसा बोला ना, 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको डिवाइड किया 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और फिर इसको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया। चलो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। मान लीजिए एक लिया आपने, एक पार्ट Q, तो दूसरा हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। बोलो ठीक है कि नहीं भाई? एक पार्ट आपने अगर Q लिया होगा तो दूसरा अपने आप ही कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। और फिर इन दोनों चार्ज को उठा के कितने सेंटीमीटर पे रख दिया? 1 सेंटीमीटर पे आपने रख दिया। ओके, एक है स्मॉल q और एक है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब इस तरह से रखा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है, भाई सीधी सी बात है, ये Q है, ये प्लस है, ये Q माइनस Q, ये भी प्लस का चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर F लगाएगा, इधर F लगाएगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स है। इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो, तो चलो पहले इस फोर्स को निकाल लेते हैं, फिर मैक्सिमम भी करने का सोचेंगे इसको। इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स होगा K Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बटे में r²। समझ गए आप? r इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये हो गया हमारे पास इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स। K आपको पता है, ये कूलम्स लॉ, जिसको ना पता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पता ना हो, लेकिन चलो फिर भी मैं याद दिला देता हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। अगर दो चार्ज Q1 और Q2 है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बीच में लगने वाला ये रिपल्सिव फोर्स हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये 1/4πε0 जो है ना, इसको हमने K लिख लिया, स्मॉल K। ठीक है बच्चों, तो स्मॉल K लिख के हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ये Q1 का काम करेगा देखो यहाँ, और ये Q2 का काम करेगा देखो यहाँ, ये चार्ज, और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये r 1 सेंटीमीटर। अब आपने फोर्स तो निकाल लिया इनके बीच में कितना लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं, देखो सवाल में क्या दिया है, इसको 1 सेंटीमीटर पर रखा सो दैट, इस तरह से इसको आपने 2 पार्ट में तोड़ा, Q और कैपिटल Q माइनस Q, कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स है, तो इसे मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करना है तो आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, dF बटे dQ, Q के रेस्पेक्ट में। अब डिफरेंशियल करेंगे तो देखो बच्चों, डिफरेंशियल कैसे होगा, आपने F का पहले डिफरेंशियल किया, दूसरी साइड का भी करो, तो K स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q और बटे में r²। देखो अब आप कहोगे कि सर डिफरेंशियल किया क्यों, वजह क्या थी इसके डिफरेंशियल करने? देखो जब भी आपको किसी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, जैसे यहाँ पे फोर्स को हमें मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, तो आपको पहले उसका डिफरेंशियल करना है और फिर उस डिफरेंशियल को जीरो करना है, उस डिफरेंशियल को जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है ना, वो अपने आप मैक्सिमम या मिनिमम सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं 1 बाई 1। तो पहले हमने इसका डिफरेंशियल किया, अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो। K कांस्टेंट है बेटा, R कांस्टेंट है, अंदर कितना बचा, D बटे डी क्यू, इस Q
कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। के कांस्टेंट है, आपको पता है कि डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना वो बाहर आ जाती है, ये बाहर आ गई, डी बटे डी क्यू। चलो इस स्मॉल क्यू के अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की स्मॉल क्यू में करेंगे तो स्मॉल क्यू का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे, के बटे आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल कर दो अलग अलग, तो डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा कैपिटल क्यू बाहर आ जाएगा, स्मॉल क्यू का हो जाएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर का हो जाएगा 2q। देखो बच्चों हो गया। अब ये डिफरेंशियल, अब आप कहोगे कि सर डिफरेंशियल हमारे से नहीं करना, तो देखो डिफरेंशियल करना बहुत ज़रूरी सीखना होता है। अगर डिफरेंशियल करना नहीं आता आप बहुत सारे सवाल नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशियल बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिफरेंशियल में पहली टर्म का हमने किया, देखो ये जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस टर्म का किया, फिर दूसरी टर्म का किया, तो पहली टर्म का डिफरेंशियल दूसरी टर्म का डिफरेंशियल। अब ये डिफरेंशियल हो चुका है डी एफ बटे डी क्यू। डिफरेंशियल करने के बाद आप उसको ज़ीरो रख दीजिए, ज़ीरो रख दिया, ज़ीरो रख के अगर आप देखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी तो ज़ीरो के नीचे चली जाएगी, ख़त्म। अब बचेगा ये सिर्फ इतना पोर्शन, तो q माइनस टू क्यू बराबर 0, तो 2q बराबर q, तो स्मॉल q बराबर q बटे 2। इसका मतलब आपको जब इसे तोड़ना है तो दो हिस्सों में तोड़ना था ना, आपने क्या माना था, देखो ये कैप, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो कैपिटल क्यू था इसको आपने दो हिस्सों में तोड़ा था, एक तो स्मॉल क्यू और दूसरा था स्मॉल कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है ना। तो अब स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई q/2, देखो यहाँ से q/2 वैल्यू आ गई, तो यही हमारा आंसर है कि हमारा जो ये चार्ज है कैपिटल क्यू, आप इसको स्मॉल क्यू मतलब q/2 और दूसरा q माइनस स्मॉल क्यू, तो वो भी तो q/2 बना, क्योंकि q माइनस स्मॉल क्यू को क्या लिखोगे आप, देखो नीचे लिख लो, इसको यहाँ से हटा दो, q माइनस स्मॉल क्यू की वैल्यू q/2, तो ये q/2 बचा। इसका मतलब इस चार्ज को आपने दो हिस्सों में तोड़ना है, q को दो हिस्सों में, देखो ये वाले q/2 में और q/2 में, दो हिस्सों में तोड़ दो, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा बनेगा, देखो खुद सोचो, ये चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल क्यू की वैल्यू थी सर 10 माइक्रो कूलाम, तो 10 माइक्रो कूलाम को दो हिस्सों में तोड़ा, q/2 तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम। तो आंसर बना जी आपका बी, चेक करो ये बी आंसर है, ठीक। और आपको प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट का, ठीक है। समझाने के लिए टाइम लगता है, आप ऐसे मत सोचिए कि सर तो टाइम लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल तसल्ली से आपको समझा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए आप, इसमें सॉल्यूशन इसका, 3 पॉइंट चार्ज q माइनस 2q एंड प्लस 2q आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये फिगर दी हुई है, ये रहा आपका q, फिर है -2q और फिर +2q ऑन एक्स एक्सिस, प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। x बराबर 0 पे रखा है पहला चार्ज q, दूसरा चार्ज रखा है 3/4 r पे, और तीसरा चार्ज रखा है x = r पे, फ्रॉम द ओरिजिन एज शोन इन फिगर, ठीक है। स्मॉल q की वैल्यू दे रखी है, देखिए देखो ये दे रखी, बाद में रख लेंगे इसको, r की वैल्यू भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसको भी चलो बाद में रख लेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज -2q पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ, ये जो प्लस वाला क्यू है, मैं जरा थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट, ये जो प्लस वाला क्यू है ये वाला, ठीक, ये वाला क्यू ये प्लस में है और ये -2q है माइनस, क्या प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये प्लस वाला क्यू इस -2q को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ F1 फोर्स के साथ। पहले इस F1 को निकाल लिया जाए, तो F1 होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है
के Q1 Q2, तो Q1 का काम तो करेगा पहला चार्ज Q, Q2 का काम करेगा -2Q, लेकिन माइनस नहीं रखना है, मैं रखना 2Q ही है। माइनस तो सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि उनके बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। तो देखो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन था, F1 कितना है, के Q1 Q2 बटे इनके बीच की डिस्टेंस 3/4 R का होल स्क्वायर। ये देखो जी, ये आ गया -2Q पर Q की वजह से लगने वाला फोर्स। -2Q पर देखो, ये -2Q पर Q की वजह से लगने वाला फोर्स, वो भी किस डायरेक्शन में आया है आपका, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये है लेफ्ट वर्ड। चलो ठीक है, अब देखो ये माइनस का 2Q है और ये प्लस का 2Q है साइड में इसके, ये देखो। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ F2 से, F2 से। अब ये F2 भी कैलकुलेट कर लो भाई, F2 को भी देखेंगे सर। F2 के लिए भी सेम यही फॉर्मूला, के Q, इस बार दो चार्ज हैं, एक तो -2Q एक 2Q, तो 2Q और दूसरा भी 2Q। माइनस मैंने कहा नहीं लेना है, और बटे इनके बीच का गैप। अब देखो ये गैप कितना है, ये वाला। अब ये पूरा कंप्लीट R है, यहाँ से यहाँ तक R, और ये है 3/4R, तो ये कितना बचा, R/4। तो R/4 का होल स्क्वायर। समझ गए ना बच्चों कैसे, R में से 3R/4 माइनस करेंगे तो R/4 बचेगा। चलो ये किया हमने। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हो, पहले ऊपर वाले को। 2KQ² बटे में 9R² बटे 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया आपका 8KQ² बटे में 9R²। ऐसे इसको करो सॉल्व, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। एक मिनट, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आना चाहिए था। 16 × 2 32, ये 32 हो गया बच्चों। एक मिनट, मैं इसको ज़रा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अब लिखूँगा। ये हो गया था 3/4, 9, 4 का स्क्वायर ऊपर 16, 16 × 2 32 KQ² बटे 9R²। अब ठीक है, ऐसे इसका ये है। नीचे बन गया आपका 4 का स्क्वायर, ऊपर तो बन गया 4KQ² बटे में R²/16। 16 ऊपर पहुंच जाएगा, 64KQ² बटे R² हो गया बच्चों। ठीक है, चलो अब देखो ये माइनस का जो 2Q है यहाँ, ये वाला कलर कुछ चेंज करके दिखाऊं, ये देखो ये वाला, ये जो माइनस का 2Q है ये वाला, इस पर दो फोर्स लगे हुए हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये माइनस का 2Q है, इस पर दो फोर्स लगे, इधर लगा है F2 और इधर लगा है F1। देखो बच्चों, जब भी आपके पास ये F1 है, जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन हो कि एक बॉडी पर दो फोर्स लगे हों, तो उसका जो नेट फोर्स निकाला जाता है वो उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे मान लो एक पार्टिकल पे इधर फोर्स लगा है F1 और इधर फोर्स लगा है F2, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो भाई साहब इनका जो रिजल्टेंट होता है R, उसको आप वेक्टर के रूल से निकालते हो। R = √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये होता है आपके पास। तो दो वेक्टर को ऐड करने का बच्चों ये तरीका है वेक्टर वाला। लेकिन अगर दो वेक्टर आपस में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, जैसे एक इधर है F1 एक इधर है F2 और दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो हम ये cos थीटा की जगह यहाँ cos 180 रख देंगे। और जब यहाँ पे थीटा की जगह 180 रखेंगे तो इनका जो R की वैल्यू आएगी वो F1 माइनस F2, अगर F1 बड़ा है, और F2 माइनस F1 आती है अगर F2 बड़ा है। देखो F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 आएगी, और F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1 आएगी। तो आप ये कह सकते हो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो सीधे आपस में माइनस करके निकाल सकते हो। तो इस -2 के ऊपर देखो एक फोर्स है F1 एक है F2। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा R
वो F1 माइनस F2 हो जाएगा या F2 माइनस F1 हो जाएगा, जो बड़ा है। आप उसके लिए वो ये देख लो, F1 और F2 देखो आपके सामने, ये रे और ये रे, इनमें बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको? तो सर F2 साफ साफ है, F2 बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए R की वैल्यू, इनका रिजल्टेंट फोर्स जो आ गया वो F2 माइनस F1 आ गया। चलो F2 को लिखो कितना है, तो F2 है सर 64 KQ² बटे R² और माइनस 32 KQ² बटे में 9R²। लो जी, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया 9R², R² से डिवाइड किया 9 इंटू 64, तो ये बन गया 576 और माइनस KQ² माइनस में 32 KQ²। इसे अगर चेक करें तो 576 और माइनस का 32, ये बन गया आपका 544 KQ² बटे में 9R²। लो ये आ गया बच्चों इस पे रिजल्टेंट फोर्स, यही तो निकालना था। द मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ पे क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज माइनस 2Q, ये यहाँ पे लिखना था कितना आया है। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। चलो न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालेंगे। 544 इंटू के की वैल्यू रखो, के होता है बच्चों 1/4 पाई ये के की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती कितनी है, 9 इंटू 10⁹ रखो जरा इसको, 9 इंटू 10⁹। चलो क्यू की वैल्यू रखो, क्यू कितना था, ये रखो, ये दिया है आपको यहाँ 2 इंटू 10⁻⁻6, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो भाई, और बटे में 9 इंटू R², आर की वैल्यू कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में बदल लो और उसका स्क्वायर कर लो। देखो 9 से 9 कट गया, 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे जो बन रहा है ये 2 का स्क्वायर, चलो कर दो इसको, 544 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 10⁻9 और माइनस 12, देखो ये 10⁻9 है ये वाली, ये रही, और इंटू में 10⁻⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो -12, और बटे में नीचे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻4। अब एक काम करो, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये बन गया भाई साहब आपका, ऊपर जाके 4 से तो 4 कट गया, इधर को कर रहा हूँ साइड में को आ जाओ ज़रा, ये बन गया 544 और 10 की पावर ऊपर कितनी बची माइनस में 3, 9, देखो ये 9 थी ये -12 थी, मल्टीप्लाई करके -3 बच गई, और बटे में 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा तो 544 और 10⁻⁻3 कट जाएगी, नीचे बचेगी 10⁻⁻1, ये ऊपर चली जाएगी तो 5440 न्यूटन। लो जी ये हमारा आंसर है, देखो आंसर मैच करा लो, एनटीए का दिया हुआ आंसर यही था, ये चेक करो। तो आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो ज़रूर थी, तो घबराना नहीं है, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन सब हो जाती है, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 कूलम एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, 2 चार्जेस, देखो मैंने बताया फिजिक्स के सवालों को करने का तरीका, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, जो उन्होंने दिया हुआ है उनको लिखते जाइए। देखो 2 चार्ज हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड इतना है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 0.4 mm, यहाँ तक लिख लेते हैं पहले। लो जी ये 2 चार्ज हो गए, 0.01 कूलम का एक चार्ज, ठीक है जी, और फिर सेपरेट कर दिया इसको 0.01 कूलम का दूसरा चार्ज, डिस्टेंस है इनके बीच की 0.4 mm। ओके, कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया इन्होंने, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भाई सब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ये तो कन्फर्म है। इफ़ दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर इस डाइपोल को उठा के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें। चलो ठीक है, रख दिया। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ओके, एक काम करो जी, ये रहा ई, और इसके अंदर इस डाइपोल को हमने दिया रख, इधर प्लस इधर माइनस। देखो डाइपोल का ना माइनस से प्लस की तरफ होता है पी की डायरेक्शन। इधर बन गई इसकी पी की डायरेक्शन, ये है पी। तो इन्होंने दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। डाइपोल के साथ एंगल का मतलब होता है उसके पी के साथ एंगल। अब पी क्या है याद करो यार, पी जो होता था किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता था। कैसे निकलता है सर? चलो वो भी बताएंगे भाई। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है दोनों में से एक चार्ज, देखो दो चार्ज होते हैं यहाँ, एक तो प्लस का क्यू, एक माइनस का क्यू। दोनों में से एक चार्ज ले लो क्यू, और इनटू दोनों चार्ज के बीच का गैप ले लो। चार्ज कितना है 0.01 और गैप कितना है 0.4 mm। अब 0.01 तो कूलाम में है, ठीक है, एसआई यूनिट है, लेकिन 0.4 mm है। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। अब ये बन जाएगा 0.004 इंटू 10⁻³ क्या मैं इसको 4 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ? यूनिट इसकी कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में क्या फॉर्मूला लगता है, क्यू इंटू इनके बीच का गैप, तो कूलाम इंटू मीटर। ये बन गया पी। अब पी जो होता है ना, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इसकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस टू प्लस। चलो तो देखो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे, इसमें देखो माइनस से प्लस की तरफ पी की डायरेक्शन बनाई। अब पी के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया है, तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है जी, जब भी किसी डाइपोल को रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क का फॉर्मूला था पी ई साइन थीटा। याद करो टॉर्क का फॉर्मूला। जब भी आप किसी डाइपोल को, देखो ये डाइपोल है और इसको उठा के यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क कितना होगा, पी ई साइन थीटा। पी कितना है? तो सर पी तो हम अभी निकाल कर आए हैं, 4 इंटू 10⁻⁻6। ई कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इसने 10 डाइन पर कूलम। अच्छा देखो ये डाइन में है, हमको इसे न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, पहले मैं इधर कर देता हूँ। ई है ना, ई है 10 डाइन पर कूलम। देखो 1 डाइन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻5 न्यूटन के। ठीक है, ठीक है जी। तो डाइन की जगह आप 10 इंटू 10⁻⁻5, 1 डाइन की जगह रख दिया 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये बन गया 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये ई की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उठा के रखो फॉर्मूले में। 10 की पावर यहाँ पे रख दिया था हमने, पी का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6। अब ई की 10⁻⁻4 इंटू साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो 4 इंटू 10⁻⁻10। ओके, और इंटू साइन 30 1/2। 2 से इसको काट लो 4 को, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन इंटू मीटर आ गया। ये होता है हमारा टॉर्क। लो जी, टॉर्क निकालने का बड़ा आसान सवाल था यार, बिल्कुल। और बी आंसर हो गया। ये देखो बी आपको दिया हुआ है, बी आपका आंसर बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर क्वेश्चन में इतना ही टाइम लगेगा। अरे यार ये मैं लिख के आपको सारी एक एक बात बताता हूँ, इसलिए मुझे तो टाइम लगेगा। मैं तो हो सकता है कि एक सवाल में आपको
10 मिनट 20 मिनट भी खींच लूँ, कोई ऐसा सवाल भी आ जाए अगर, ठीक है, लेकिन उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको वहाँ समझाना नहीं है, आपको आंसर निकालना है, टिक लगाना है, आंसर निकालना है, टिक लगाना है, ठीक है, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए थिन इनफाइनाइट शीट चार्ज एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ रेस्पेक्टिव चार्ज डेंसिटीज, ठीक है जी, पैरेलल are placed parallel at 5 meter distance from each other. Points P and Q are perpendicular distance from the line charge towards sheet charge respectively. EP and EQ are बहुत कुछ लिखा हुआ है, चलो एक एक करके मैं लाइन पढ़ता हूँ तब समझेंगे। पहला है एक थिन इनफाइनाइट शीट है, लो जी ये बना ली। इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, कोई भी जो शीट होती है उस पर प्लस सिग्मा की चार्ज डेंसिटी दी हुई है। अगर प्लस सिग्मा दे रखी है तो उसमें से जो कुछ डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है आपके पास P, इस शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा याद रखो वो होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी थिन शीट के दोनों तरफ फील्ड होता है, याद रखना। पूरी शीट पे देखो चार्ज है, तो चार्ज की वजह से उसके दोनों तरफ फील्ड निकलता है, लेफ्ट में भी राइट में भी। कितना निकलता है तो वो है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ये यूनिफॉर्म होता है, मतलब चेंज नहीं होता, ठीक है जी। फिर है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया ये आपके पास, थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये सीधी लाइन, इस पे पूरी पे चार्ज है, इनफाइनाइट तक है ये, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इस पे प्लस का लैम्डा, ये होगा इसकी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर इससे r डिस्टेंस पे हम परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे फील्ड कैलकुलेट करें तो इस पे जो फील्ड आता है उसका फॉर्मूला है आपके पास लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ये लगातार जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, देखो ये E जो है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लाइन से दूर होते जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सवाल को पढ़ते हैं। ये तो मैंने पहले फॉर्मूले बता दिए आपको दो। इसने कहा एक थिन इनफाइनाइट शीट है और चार्ज इनफाइनाइट शीट है, मतलब, और थिन लाइन चार्ज है, दोनों की डेंसिटी दे दी, एक की सिग्मा देखो ये रही और एक की लैम्डा, आर प्लेस्ड पैरेलल एट डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है। अब इसने कहा 5 मीटर पे दोनों प्लेस्ड है, चलो जी कर दो 5 मीटर पे। एक ये रही आपके पास शीट और ये रही आपके पास लाइन चार्ज, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये हो गया 5 मीटर। इस पे भी देखो चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, ठीक है, ओके। अब इसने कहा 5 मीटर के डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, पॉइंट P एंड Q आर 3/पाई मीटर एंड 4/पाई मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज टुवर्ड्स शीट, ठीक है। दो पॉइंट हैं, देखो इस लाइन की तरफ से इस तरफ, ठीक है, एक पॉइंट है P, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जो उससे कितना दूर है, ये डिस्टेंस दे रखी है 3/पाई मीटर, और दूसरा है Q, उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है ये वाली, तो 4/पाई मीटर, ये दे रखी भाई 4/पाई और 3/पाई मीटर, ये आपको दे रखी है। तो दो पॉइंट हैं, एक P एक Q, ओके। अब इसने कहा EP and EQ are the magnitude of resultant electric field intensity at P and Q। P पर जो रिजल्टेंट फील्ड है
वो तो है ईपी। ओके, यहाँ का फील्ड है ईपी, और क्यू पर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो है ई क्यू। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि अगर ई पी बटे ई क्यू की वैल्यू 4/A हो, और ये भी दिया है कि 2 सिग्मा बराबर लैम्डा का मोड, मतलब सिग्मा को डबल करेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा, तो ए की वैल्यू बतानी है। देखो सवाल में यही सब कुछ दिया है भाई। अच्छा सवाल है, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है जो आपका टाइम लगाएगा ही। ठीक है, चलो पहले पी पर रिजल्टेंट फील्ड बताओ। पी पर जो फील्ड होगा वो होगा किस किस वजह से। तो देखो पी ये पॉइंट है, पी पॉइंट पर जो ये आपके पास लाइन चार्ज है, इसकी वजह से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसकी वजह से तो इस तरफ फील्ड होगा, और जो शीट है उसकी वजह से इस तरफ फील्ड होगा, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ई पी की वैल्यू आ जाएगी, देखो लाइन चार्ज की वजह से तो लेफ्ट की तरफ है फील्ड, कितना, अब लाइन चार्ज की वजह से देखो फील्ड मैंने अभी बताया था ये होता है लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी, ये आर का काम करेगा 3/पाई, तो 3/पाई ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये ई पी हो गया। ई पी पी मतलब पी पर नेट फील्ड दो है ना, ये तो हो गया लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और जी ये हो गया राइट की तरफ। राइट की तरफ कितना है, राइट की तरफ तो उसे माइनस कर दो, दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं ना। कैसे, एक ही पॉइंट पर जब एक तरफ फोर्स इधर हो एक तरफ इधर हो तो उनका रिजल्टेंट हो जाता है F1 माइनस F2। तो फील्ड भी ऐसे ही हो जाएगा, इधर फील्ड है मान लो E1, इधर फील्ड है E2, तो P पर जो फील्ड हो गए मान लो P पॉइंट है, तो ई पी इज इक्वल टू E1 माइनस E2, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर दो, या E2 माइनस E1। ओके, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। अब मैंने पी पर जो फील्ड निकालना है, पहले लाइन की वजह, देखो ये लाइन जो थी इसकी वजह से निकाला, तो इसकी वजह से तो हो गया लेफ्ट की तरफ, और ये जो शीट है इसकी वजह से हो गया राइट की तरफ। कितना, तो शीट से तो देखो ये होता है, ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, ये फॉर्मूला ये रहा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। चेक करो पाई से पाई कट गया, ये बन गया लैम्डा बटे 2 × 3 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको कि लैम्डा की वैल्यू 2 सिग्मा के बराबर है, तो लैम्डा की जगह, इस लैम्डा की जगह आप 2 सिग्मा रख सकते हो, रखो 2 सिग्मा बटे 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से इसको काट लो 3, तो ये बन गया सिग्मा बटे 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। अब देखो ये आ जाएगा आपका 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया इसका एलसीएम, तो ये आ गया 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा। ये माइनस में है, माइनस का मीनिंग समझ रहे हो, मतलब जिधर हमने माना है, जिसको हमने बड़ा इसको माना था, लेकिन बड़ा ये नहीं है, ये छोटा है भाई। ये वाली क्वांटिटी हमने जो, ये मैं जिसको राउंड कर रहा हूँ इसको बड़ा मान लिया था, लेकिन माइनस में आया तो इसका मतलब ये छोटा है, तो कोई बात नहीं माइनस छोड़ दो बस। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का सिग्मा बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ई पी की जो वैल्यू आई है, माइनस छोड़ दो, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। लो जी पहला काम हो गया हमारा, पी पॉइंट पर नेट फील्ड आ गया। अब देखो मैं थोड़ा से हटा देता हूँ ये फालतू की चीज़, पी पॉइंट का आ गया। अब जरा बिल्कुल इसी तरह हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्यू पॉइंट का, ई क्यू। तो क्यू पर भी देखो, क्यू पर अगर देखें तो शीट की वजह से तो राइट की तरफ है, और इस लाइन चार्ज की वजह से लेफ्ट की तरफ है, ये भी आपस में माइनस हो जाएंगे। तो ई क्यू अगर निकालें, ई क्यू बिल्कुल इसी तरह, तो लाइन चार्ज की वजह से तो आ गया, लाइन चार्ज की वजह से तो
लाइन चार्ज की वजह से लैम्डा बटे 2πε0, और ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस काम करेगी इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो ये वाली 4/पाई, पाई से पाई कट गया, माइनस, और शीट की वजह से हो गया सिग्मा बटे 2ε0। चलो जी लैम्डा की वैल्यू रख दो, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 2 सिग्मा, और ये नीचे बन चुका है 4 ये इंटू 2 8ε0 माइनस सिग्मा बटे 2ε0। 2 से इसको काटो 4, ये आ जाएगा सिग्मा बटे 4ε0 माइनस में सिग्मा बटे 2ε। ये भी देखो माइनस में आया, इसका मतलब हमने इसे भी यहाँ पे इसको बड़ा माना था लेकिन ये छोटा है, ये जो पहली टर्म है हमने इसको बड़ी मान ली थी लेकिन ये छोटी है, कोई बात नहीं माइनस छोड़ दो। इसका आंसर बन गया सिग्मा बटे 4ε0। देखो बच्चों ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आंसर बन गया सिग्मा बटे 4ε0। ओके, अब ये EP और EQ की वैल्यू आ गई। EQ की वैल्यू भी लिख लो यहाँ, वो आई है सिग्मा बटे 4ε0। लो जी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब EP की जो वैल्यू है और EQ की जो वैल्यू है उसका रेशो देखो आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये देखो यहाँ ये रेशो दिया हुआ। तो ठीक है, EP की वैल्यू देखो ये कैलकुलेट हो गई, EQ की ये सिग्मा था, सिग्मा। ठीक है, चलो इनका रेशो या EP और बटे EQ की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, एक ही बात है। यहाँ थोड़ी जगह की कमी है, मैं इधर को करता हूँ, यहाँ को इधर देखो जरा, EP बटे EQ बराबर 4/A। EP रखो सिग्मा बटे 2ε0, EQ रखो EP की वैल्यू कितनी आई थी, नहीं सिग्मा बटे 2ε0, सिग्मा बटे 6ε0 थी भाई, ये सिग्मा बटे 6ε0, देखो ये रही। तो सिग्मा बटे 6ε0, यार ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, अच्छा सा नहीं लग रहा। तो सिग्मा बटे 6ε0 ये तो हो गई EP, बटे में EQ है सिग्मा बटे 4ε0 इक्वल्स टू 4/A। अब ये ऊपर जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कट गया, ε0 से ε0 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो ये 4/6 बराबर 4/A आ जाएगा। 4 से 4 कट गया तो A की वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ गई, A की वैल्यू 6 आ गई। ये लो, ये हमारा आंसर। देखो ये A की वैल्यू 6, थोड़ी सी भीड़ सी हो गई है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से लिख लेना। जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करो यार, खुद से ट्राई करोगे 2 मिनट रुकोगे, नहीं होगा फिर वीडियो को आगे बढ़ाया करो, तब देखा करो। ठीक है, इसीलिए आपके लिए मतलब ये स्पेशल वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि आपको फुल प्रैक्टिस हो। खुद से करो पहले, खुद से ना हो तब देखेंगे। ठीक बच्चों।